हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर रहने वाला है बफर सॉल्यूशन पे। ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर अगर आप फर्दर एडिशन करो एसिड की, या फिर आप बेस डाल देते हो थोड़ा सा, या फिर आप डाइल्यूशन करते हो, दैट मीन्स आप कुछ सॉल्वेंट डाल के इसका वॉल्यूम चेंज करते हो, फिर भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अगर पीएच पे कोई भी चेंज आपको दिखाई ना दे, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। क्या होता है? वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है। जो बफर सॉल्यूशन है वो क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करे पीएच को चेंज होने से। ये एक सॉल्यूशन है, इसकी मान लो एक पर्टिकुलर पीएच है, मान लेते हैं 5.4 पीएच है इस सॉल्यूशन की। अभी कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, ना ही एसिड ऐड किया है ना ही बेस ऐड किया है। ओके, इनिशियली इसकी पीएच 5.4 है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, एसिड इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, आप बेस भी ऐड कर सकते हो। तो वो ऐड करने से भी इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है। सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन, बिकॉज ये रेजिस्ट कर रहा है अपनी पीएच को चेंज होने से। बाहर से आप कुछ भी कर लो, चेंजेस कर लो, उससे भी पीएच चेंज नहीं होगी। बिकॉज अगर आप एसिड डालते हो यहाँ पर, तो एसिड डालने से होना क्या चाहिए था कि सॉल्यूशन एसिडिक साइड की तरफ जाना चाहिए था, पीएच थोड़ी डिक्रीज होनी चाहिए थी, और बेस डालने से पीएच इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं होता है, पीएच मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। तो आगे आपको बात समझ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, बफर सॉल्यूशन क्यों हम पढ़ रहे हैं? बिकॉज कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे आपकी बॉडी ही देख लो, हमारा जो ब्लड है उसका एक फिक्स पीएच है, न्यूट्रल ही है, 7 के अराउंड ही है। जैसे आप देख सकते हो, जो पीएच है उसमें अगर चेंज हो जाता है तो हम सिक हो जाते हैं, या फिर हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर कुछ और गड़बड़ी है, तो पता चल जाता है कि वो पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। सर्टेन जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं, तो वहां पर पीएच से भी पता चल जाता है कि बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज है या फिर कुछ और वायरसेस गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी की फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। तो वहां पर क्या होता है, जनरली हमारा पीएच 7 पॉइंट समथिंग रहता है ब्लड का, तो वहां पर भी एक बफर होता है। ओके, तो बफर सॉल्यूशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कई ऐसे प्रोसेसेस है जहां पर नीड है कि पीएच फिक्स रहे, तो वहां पर हम बफर सॉल्यूशन लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, वो हेल्प करता है पीएच को फिक्स रखने में, क्योंकि वो रेसिस्ट करता है कि कोई भी पीएच का चेंज ना हो। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन विच कैन रेसिस्ट change in pH when small amount of acid or base is added. Yes, small amount of acid or base is added, because अगर बहुत ही हायर अमाउंट में डालोगे ऑब्वियसली तब तो चेंज होना ही है ना। यहाँ पर बात हो रही है जब हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। अब दो टाइप के बफर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक। ठीक है, न्यूट्रल वाला भी होता है, लेकिन बेसिकली हम यहां पर ये दो ही पढ़ते हैं, एसिडिक एंड बेसिक बफर। अब देखो, जो एसिडिक बफर होता है उसकी खास बात क्या होती है, ध्यान से आप ये चीजें देखेंगे, आगे आपको यूज होने वाली है। एसिडिक बफर कैसे बनता है? ये मिक्स करके बनता है। अगर एसिड है तो आपको लेना है पहले वीक एसिड, साथ में इसके कॉम्बिनेशन में जाता है एक सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे मिलकर के बना होता है? एसिड एंड बेस से। यहां पर कैसा एसिड आएगा? वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसिडिक बफर कैसे मिलकर के बना होता है? वीक एसिड होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए, और सॉल्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ। वहीं अगर हम बेसिक बफर की बात करें तो देखो, जो भी बफर के आगे है एसिड या बेस, उसका वीक पोर्शन ही आप लगाओगे, वीक वाला पार्ट लगाओगे। जैसे बेसिक बफर है तो बेसिक बफर में आप यहां पर वीक बेस लोगे, प्लस सॉल्ट कैसा आएगा? किसका सॉल्ट होगा? बेस तो वीक होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो जो यहां पर है वीक पोर्शन वही लेना है, और उसका उल्टा दूसरा वाला कंपोनेंट आपको लेना है। इजी है,
तो यहाँ पर वीक बेस हो गया, और सॉल्ट कैसा है, जो मिलकर के बना है वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से। ओके, सो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, फिर चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल वीक एसिड ले लेते हैं अपना, बहुत ही फेमस हमारा एसिटिक एसिड CH3COH वीक एसिड होता है, प्लस सॉल्ट कौन सा लेके, सॉल्ट में बताया है सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें ये चीज कॉमन होनी चाहिए, जैसे इसका है CH3COH है ना एसिटिक एसिड, तो इसका सॉल्ट कैसे बनाओगे, ये वाला पोर्शन आप लोगे ना, क्योंकि वीक एसिड से भी बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से, वो हो जाएगा CH3COONA। ये क्या है, ये एक सॉल्ट है जो मिलकर के बना है CH3COH से और NaOH से, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो गया, ये एक सॉल्ट हो गया। वहीं पर अगर आप बेसिक बफर की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH4OH, जो कि एक वीक बेस है, प्लस सॉल्ट, इसका सॉल्ट कैसे बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl। NH4Cl किससे मिलकर के बना है, NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है इसकी फंक्शनिंग की, जो बफर एक्शन भी आप उसे कहते हो, कि बफर सॉल्यूशन में ऐसा क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने पे भी वहां पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, CH3COH क्या है, एक वीक एसिड आपके पास है, हम एसिडिक बफर ले लेते हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां पर है CH3COONA। तो ये क्या है, ये एक सॉल्ट है जो किससे मिलकर के बना है, वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जब हम ले रहे हैं, ये क्या है, ये एक बफर है। ओके, तो हम डील कर रहे हैं बफर के साथ। जब आप बफर लेते हो ना, तो खास बात उसमें क्या होती है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर वीक एसिड है, हम वीक यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि जो वीक एसिड या बेस होते हैं उनका जो डिसोसिएशन होता है 100% नहीं होता, बहुत कम डिसोसिएशन होता है। तो इस तरह से ये कुछ एक आयंस डिसोसिएट करेंगे। साथ ही में हम ये सॉल्ट ले लेते हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COONA। इसका डिसोसिएशन में CH3COO नेगेटिव आयंस आएंगे प्लस Na पॉजिटिव आयंस आपके पास आएंगे। ये क्या है, ये पूरी कहानी हो रही है बफर में। अब क्वेश्चन इज कि जब हम ऐड करते हैं कोई एसिड या फिर कोई बेस, तो क्यों कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर दो चीज लिखेंगे, इफ एसिड इज एडेड, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है इफ बेस इज एडेड, ओके, बेस इज एडेड। तो फर्स्ट देखते हैं, एसिड जब ऐड करोगे, पूरा ये बफर सॉल्यूशन है ऊपर, अभी एसिड ऐड कर दिया, एसिड में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन होते हैं, वी नो दैट। अब क्या होगा, जो ये H पॉजिटिव आयन है, ये कौन मैनेज करेगा। देखो, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो हम बोल देंगे कि ये तो एसिडिक साइड में जा रहे हैं, बट होता क्या है, जो ये H पॉजिटिव आयन है, इन्हें कैप्चर कर लेते हैं CH3CO नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर CH3COO नेगेटिव आयन इन्हें कैप्चर करके CH3COOH में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो pH का चेंज होना था एसिड ऐड करने से, क्योंकि एसिड देता है H पॉजिटिव आयन, तो उसकी वजह से जो pH का चेंज होना था वहां पर कोई चेंज नहीं होता है। इस तरह से बफर जो है उसका एक्शन होता है, वो pH को मेंटेन करके रखता है। अब बात आती है बेस की, बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन। अब ये जो OH नेगेटिव आयन है, अब आप सोच रहे होगे Na के साथ मिला दे, यहाँ पर अगर Na के साथ मिलता तो NaOH बनता, NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH तो बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। यही खास चीज है बफर की, जो रिक्वायर्ड है, जिसको जिसके साथ मिलाना है वही मिलेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव के लिए ये चूज करता है H पॉजिटिव को, तभी जाके ये न्यूट्रलाइज कर लेता है OH नेगेटिव को, भी वाटर बना देता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर भी pH का नो चेंज होना था, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर पूरा जो ये बाहर से चीजें आ रही है ये मिलकर के न्यूट्रलाइज हो रही है, इसीलिए बफर में क्या होता है, pH का चेंज नहीं होता। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात थी, इसके पीछे का आइडिया था कि क्यों ऐसा होता है।
अब देखते हैं आगे मेन चीज फॉर्मूला जो आपकी इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर डिराइव करनी है। देखो हम बफर का हम एसिडिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताऊंगी, सेम ही प्रोसीजर है कैसे कैसे करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं पीएच की फॉर बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं एसिडिक बफर, ठीक है, एसिडिक बफर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लेट करना है वीक एसिड, वीक एसिड लेना है आपको HX, ओके, क्योंकि हमें पता है जो बफर होते हैं जैसे एसिडिक बफर है तो उसमें वीक एसिड तो होगा ही होगा, तो HX एक हमने वीक एसिड यहाँ पर ले लिया है। तो एसिडिक बफर कैसे मिलकर के बनता है, उसमें वीक एसिड होता है प्लस उसमें सॉल्ट एक पाया जाता है, किसका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, इसका सॉल्ट पाया जाता है। अब देखो इस वजह से यहाँ पर वीक एसिड लिया है हमने क्योंकि इसमें एसिडिक बफर में वीक एसिड आता है। तो यहाँ पर डिसोसिएशन देखेंगे, HX जब पानी में जाएगा तो उसका डिसोसिएशन हो जाएगा इनटू द आयंस। तो H पॉजिटिव वाटर को मिलेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनेगा और लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पर जो है X नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर X नेगेटिव लेफ्ट रह जाएगा, या फिर हम इसे HA भी करते हैं क्योंकि बुक में क्या है आपका HA है, ए कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसका क्या है, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या एसिड है और इसका काउंटर पार्ट क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ओके। अब क्या करना है आपको, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है क्योंकि इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर ये क्या है, वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। तो इस इक्वेशन के लिए Ka की क्या वैल्यू होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। वाटर क्या है, प्योर फॉर्म में है, इसलिए इसे हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द पीएच। उसके लिए आपको H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, मतलब हाइड्रोनियम आयन, ये रिक्वायर्ड है। सो H3O पॉजिटिव एक साइड कर लेंगे, KaHA डिवाइडेड बाय यहाँ पर A नेगेटिव दूसरी तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है पीएच कैसे निकलता है, नेगेटिव लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी नेगेटिव लॉग दोनों साइड हमने लिया है, KaHA डिवाइडेड बाय A नेगेटिव, इस तरह से ये आ गया। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव क्या होता है, पीएच होता है, हम सभी को पता है, इक्वल टू, अब इसे आपको दो पार्ट्स में लेके चलना है, एक Ka है और ये दूसरा रेशो वाला है। नेगेटिव को आप बाहर ही रखोगे अभी, लॉग ऑफ Ka और ये प्लस में आएगा लॉग ऑफ HA अपॉन A नेगेटिव, ओके, ये चीज आ गई यहाँ पर। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ पर प्लस होना था, लेकिन ये माइनस हम अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। सो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka कितना होता है, नेगेटिव लॉग का मतलब होता है P, तो ये बन गया pKa। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है उसे भी हम अगर एडजस्ट कर पाए तो नेगेटिव क्या होता है, देखो नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव अगर आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है तो यहाँ पर चीजें रिवर्स होती है, या फिर ये समझ लो कि अगर आप यहाँ पर रिवर्स करते हो, चीजों को रिवर्स करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव कर लिया लॉग और A नेगेटिव ऊपर आ गया और HA नीचे चले गया। सो यहां तक आ गया है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखो A नेगेटिव क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन थी यहाँ पर, ये क्या था, ये कॉन्जुगेट बेस था, क्योंकि ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ये क्या था ऊपर वाला, कॉन्जुगेट बेस था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय HA क्या था यहाँ पर, HA हमने एसिड को लिया था,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और उसी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। तो ये हमारा होता है वन ऑफ द फॉर्मूला पीएच निकालने का। ठीक है, किसकी बात हो रही है? एसिडिक बफर की। दूसरा, आप इसको कैसे लिख सकते हो? सॉल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय द एसिड। अब आप कहोगे मैम ये क्या कर लिया, ये सॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? हम तो कॉन्जुगेट बेस का पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे। अभी मैं बताती हूँ ये चीजें हमने क्यों करी है, कहाँ से ये चीज आ रही है। ये दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की भी डाल सकते हो, सॉल्ट की भी डाल सकते हो, वैसे एक ही बात है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं CH3COOH, ये क्या है? एक वीक एसिड है। ठीक है, और साथ में जो हम एसिडिक बफर की बात करते हैं तो दूसरा सॉल्ट आता है CH3COONA, जो कि किससे बना है? इसी से बना है। अब नोटिस करो, ये वाले आयन तो दोनों में ही कॉमन है, और जब आप इस वीक एसिड की डिसोसिएशन करते हो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, अगर ये एसिड है तो इसका दूसरा पोर्शन क्या हुआ? इसका ये वाला पोर्शन तो इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस है वो ये चीज है। अब यही कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट में भी आ रहा है, दिस इज द सॉल्ट, एंड सॉल्ट में भी ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, कॉन्जुगेट बेस। इसीलिए कॉन्जुगेट बेस की जगह हम सॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने सॉल्ट भी लिखा है, कॉन्जुगेट बेस की जगह आप सॉल्ट भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट। और इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? इसका नाम दिया है एनसीईआरटी में हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन। ठीक है, ये भी इसका नेम है। अब बात आती है बेसिक की। एसिडिक की बात हमने कर ली। दूसरी चीज है कि बेसिक के लिए क्या करेंगे, बेसिक बफर के लिए किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब देखो, बेसिक बफर में क्या होगा? पहली बात, इसमें वीक बेस आप लोगे और साथ ही में सॉल्ट लोगे, जो किससे बना होगा? इसी वीक बेस से बना होगा, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड कोई होगा। ओके, इससे आप करोगे। बट बेस की क्या बात होती है? बेस में तो डिसोसिएशन पे आपको OH नेगेटिव मिलता है, तो पीएच कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे? तो पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ कि क्या फॉर्मूला होगा। तो जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वैसे ही करना है। देखो, यहाँ ऊपर क्या था आपके पास? ऊपर था pH, नीचे लिखोगे POH। pKa था एसिड के केस में, बेस के केस में pKb लिखना है, और यहाँ पर बेस लिखना है, कॉन्जुगेट बेस की जगह कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखना तो आपको बता दिया, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग। अब नीचे क्या था? नीचे एसिड था, हम क्या लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस, और ऊपर लिखेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन गया? फॉर्मूला बन गया बेसिक बफर के लिए। बेसिक बफर में POH कैसे निकालते हैं। ओके, अब यहां से अब आप कहोगे मैम POH निकाल दिए, लेकिन आप तो बात pH की कर रहे थे, तो pH कैसे निकालेंगे? pH निकालने के लिए आप रिलेशन क्या यूज नहीं कर सकते? pH प्लस POH कितना होता है? 14 होता है। तो यहां से POH निकाल दो, तो 14 में से माइनस करके आप इजीली निकाल सकते हो pH भी। ओके, तो इस तरह से आप ये भी कर लोगे। अब एक और चीज मैंने आपको लिखाना था, नोट करना कि जो आप डाइल्यूशन करते हो ना, pH is not affected by dilution। डाइल्यूशन आप समझते हो? डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम को इंक्रीज करना, डाइल्यूट करना सॉल्यूशन को। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज रेशो ऑफ जो लॉग है वो इसमें क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है ऑन डाइल्यूशन। अब बात समझाती हूं। देखो, हमने कोई सॉल्यूशन ये लिया है, इसमें एसिड बेस तो एक कहानी हुई। अब ये कहानी है कि यहाँ पर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं इसको। ओके, तो जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं फिर भी
जो बफर सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अगर आप फॉर्मूला देखो, ये चीज आपको फॉर्मूले से समझ आएगी। अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले में जो ये लॉग वाला जो पोर्शन है जिसमें रेशो है, रेशो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड द कॉन्जुगेट एसिड, तो जब आप डाइल्यूशन करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, तो दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन सेम एक्सटेंट से चेंज होगी। यस, चेंज तो होगा, लेकिन कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज होगा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज होगा, लेकिन वो चेंज इक्वल होगा और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये लॉग वाली टर्म है, इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट ही रहेगा डाइल्यूशन करके, क्योंकि जितना चेंज कॉन्जुगेट बेस का आया उतना ही एसिड का भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच चेंज नहीं होता बाय द डाइल्यूशन। तो ये किसके लिए है? फॉर बफर सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन के लिए मत लगा देना, बफर सॉल्यूशन के लिए ही कह रहे हैं, बाकी में चेंज होता है। ओके, जितना आप डाइल्यूशन करोगे उससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बफर सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आज का लेक्चर था बफर सॉल्यूशन पे, जिसपे हमने उसके टाइप्स की बात करी और हमने हेंडरसन इक्वेशन भी करी। तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट पे जाएंगे, जो कि लास्ट रहता है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।